नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल साइंस में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना होता है। अधिकतर विश्वविद्यालय में यही सिलेबस शामिल है उत्तर प्रदेश के। बाकी बिहार विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में या अन्य विश्वविद्यालयों में जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर की है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी आपको पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। तो पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट मैं सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आप सेकंड सेमेस्टर वाली हमारे लेक्चर्स को देखेंगे तो प्रथम सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लास भी मैंने करवाई है। तो जो बच्चे डीडीयू से संबंधित है या बिहार से संबंधित है या राजस्थान से, वो सारे बच्चे बीए सेकंड सेमेस्टर की जो वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, आप उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना है और सेकंड सेमेस्टर में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वाला सेकंड सेमेस्टर में आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में शामिल है। और बाकी उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय से राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर हो ही गया, मासा कुम्हरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे बरेली विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, इसके अलावा मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय और ऐसे जैसे राजू भैया यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, उसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय हैं जिनमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीए के प्रथम सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, समझा जाता है। इसकी यूनिट नंबर 1 मैं कंप्लीट करवा चुका था, जिसमें हमने तमाम प्रकार के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में चर्चा करा, जिसमें आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक मैंने आपको बता दिया पूरा, मतलब कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक मैंने आपको समझा दिया। अब इकाई संख्या 2 में हमको क्या पढ़ना है बेटा? इकाई संख्या 2 में हमको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के संविधान के अंतर्गत जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो आपका इकाई संख्या 1 में ही मैंने समाप्त कर दिया था। इकाई संख्या 2 में बेसिकली संविधान जो निर्माण है या संविधान के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में समझना है। ठीक है, इकाई संख्या 2 में मतलब चैप्टर संख्या 1, इसमें कई चैप्टर हैं, 4-5 चैप्टर हैं, तो उनको मैं चर्चा करूंगा अलग-अलग वीडियोस के माध्यम से। बहरहाल यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय संख्या 1 में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवैधानिक विकास के चरण के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से संविधान जो है का विकास हुआ, संविधान किन-किन पहलुओं पर खरा उतरता है या कौन-कौन सी चीजें संविधान को प्रभावित करती है पहले से, जिसकी वजह से संविधान का निर्माण हो सका। तो पहले में हम इसका डेवलपमेंट समझेंगे। कई प्रकार के चरण है, कई प्रकार के भारत शासन अधिनियम आए, उनके द्वारा जो भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा या उन्हीं के आधार पर जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप परिचय में लिखिएगा, जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या कोई भी चीज होता है तो परिचय समझे पहले चैप्टर का। देखिए, भारत का संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई छोटा मोटा संविधान नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब इस संविधान को बनाया गया तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इस संविधान को बनाने में। बहुत सारे पैसे खर्च किए गए थे। साथ ही साथ में इस संविधान को बनाने में ना केवल पैसे लगे, समय भी लगा और साथ ही साथ में बहुत सारी विद्वताएं लगी, बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन चर्चा करने की बात यहाँ पर यह है कि जब हम संविधान निर्माण के विस्तार को समझते हैं या इसके डेवलपमेंट पर नजर डालने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि ये संविधान कोई छोटा मोटा संविधान तो है नहीं, 395 अनुच्छेद उस समय शामिल किया गया। ठीक है, उस समय 8 अनुसूचियां शामिल की गई, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, कुल मिलाकर के अब संविधान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ऐसे 395 अनुच्छेद, अब 480 से ज्यादा अनुच्छेद इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन जो संविधान का जो मूल ढांचा है 395 अनुच्छेद तो हैं, लेकिन उसमें 1-2 करके बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कालम करके उपखंड के रूप में बढ़ोतरी हुई है, बाकी सब सेम है। ठीक है, पहले कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूचियां भी पहले कम थी। जैसे कि अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो पहले 8 अनुसूचियां थी पहले, ठीक है, जब संविधान बना। अब 12 अनुसूचियां हो चुकी है। तो संविधान में संशोधन हुआ, लगभग में 104-5 बार संशोधन हो चुका है और इसके परिणाम स्वरूप जो है आप आज देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, एक दस्तावेज है भारतीय संविधान का, उसमें सब कुछ बातें लिखी गई हैं। साथ ही साथ में भाग की अगर बात की जाए, संविधान निर्माण के समय संविधान में 22 भाग थे,
फिर 25 भाग हुआ, कुछ कम हुआ, इस तरीके से तमाम सारी चीजें चलती रही। तो कोई छोटा मोटा संविधान है नहीं, तो एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। एक दिन में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि काम करती है, समझते हैं। भारत का संविधान एक ही दिन में तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा संविधान है, इसीलिए यह लगभग में 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, 1858 ईस्वी से एक साल पहले अगर चले तो 1857 की एक क्रांति होती है, जिसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। मंगल पांडे गोली जो है कि मारते और वहीं से चिंगारी शुरू होती है और वहीं से ये क्रांति शुरू होती है। ठीक है, बी डी सावरकर साहब ने इसको केवल स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी दी और खुल करके इसका समर्थन किया। बाकी सारे विद्वान इतिहासकार इसको क्रांति के रूप में या सैनिक विद्रोह के रूप में ही बताते हैं, लेकिन प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में जो उल्लेख करते हैं अपनी पुस्तक में, वो बी डी सावरकर साहब करते, विनायक दामोदर सावरकर जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि 1858 में एक साल के बाद में जब क्रांति होती है, अभी तक कंपनी का शासन होता है भारत पर। अब चूंकि कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, जो ब्रिटेन से कंपनी आई थी वो प्राइवेट कंपनी थी, 15 सालों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके अपनी पृष्ठभूमि बनाती रही है और लगातार यहाँ पर अपना थाप जमाती रही। पहले आर्थिक मामलों पर पूरा कब्जा कर लिया, यहाँ से जो उनके प्रतिद्वंदी थे, खास करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर डच थे या फिर और जो कंपनियां थी, जो पुर्तगाली कंपनियां या फिर जो भी कंपनियां थी, उन सभी को कहीं ना कहीं पे मात दिया और आर्थिक मामलों में पहले आर्थिक एकाधिकार स्थापित किया, बाजार पर पूरा नियंत्रण कर लिया। और जब बाजार पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, उसके बाद में फिर ये लोग राजनीति में पदार्पण करते हैं और धीरे धीरे करके 1757 ईस्वी के समय, 1857 से 100 साल पहले आप जाएं तो उसमें क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इन दो युद्धों के द्वारा कहीं ना कहीं पे राजनीतिक प्रवेश जो होता है हो जाता है और अंग्रेजी कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो न केवल एक आर्थिक संस्था बनी, बल्कि वो आर्थिक संस्था के साथ साथ एक राजनीतिक संस्था या एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरने लगी, जो भारत पर शासन करने लगी। कई इलाकों पर, भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इस तरीके से भारत की राजनीति में पदार्पण कर लिया और लगभग में 100 वर्षों तक शासन करती रही कंपनी। उसके बाद में 1857 में विद्रोह होता है, क्रांति होती है और उसके एक साल के बाद में जब विद्रोह होता है तो ब्रिटिश की जो महारानी थी उनको मौका मिल जाता है कि भाई कंपनी गई है, शासन कर रही है, अब क्यों ना कंपनी से राज्य को हथिया लिया जाए। तो एक मुद्दा बना लिया गया कि भाई आप सही तरीके से शासन नहीं चला रहे भारत में और कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, यानी कि ब्रिटेन की जो सरकार है अब वो चलाएगी, महारानी सीधा हैंडल करेंगी भारत को। और इस तरीके से 1858 का अधिनियम बन करके आता है और यहीं से एक प्रकार से इस भारतीय संविधान का निर्माण जो है कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, यहीं से एक पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं और बाकी हुआ नहीं कि भाई यहीं से संविधान का इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एक पृष्ठभूमि, एक जो नियम कायदों की श्रृंखला आई, 1858 में अधिनियम आया, ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया और उसको लिखा गया भाई ये भारत में लागू होगा। ठीक है, यहाँ से 1947 में देश आजाद हुआ। तब तक आप देख रहे हैं कि तमाम प्रकार के जो तमाम नियम कायदे बनते आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं, बल्कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो बनाए गए, तो जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए उन सभी में जो नियम कायदे थे उन सभी से कुछ ना कुछ सीख मिली और ये सब कहीं ना कहीं पे भारतीय संविधान के डेवलपमेंट में मूल भूमिका निभाते हैं। तब की एक लंबी प्रक्रिया और कई चरणों से गुजर कर बना है भारतीय संविधान। आइए एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों, सुधारों और भारत की स्वतंत्रता की बढ़ती मांग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, मुख्य चरणों में अगर हम देखेंगे तो पहला चरण आपका आता है 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम की अगर बात करें बेटा, 1858 के अधिनियम की बात की, भारत शासन अधिनियम आया 1858 में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वजह से उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है यहाँ से। इसके द्वारा हुआ क्या, इसकी विशेषताएं ये थी कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटा दिया गया और उस पद के स्थान पर वायसराय नाम का एक नया पद स्थापित किया गया। अब वायसराय जो था ये एक प्रकार से भारत पर शासन करेगा। ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज जिसको कहते हैं, यानी कि जिसके सर पर मुकुट होगा वही भारत का भी एक प्रकार से मुखिया होगा, यानी ब्रिटेन की महारानी भारत के मुखिया होंगी। इनके द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो चुका था। अभी तक कंपनी शासन कर रही थी, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट शासन भारत पर करेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई, जिसे भारतीय मामलों पर पूर्ण अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इस तरीके से तमाम सारी चीजें करी गई। इसका महत्व यह था
कि भारत में क्राउन का शासन शुरुआत हो चुकी थी और कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था और आगे के संवैधानिक विकास का आधार यहीं से आप देखते प्रारंभ होता है। फिर आता है 1858 के बाद में 1861 का समय। 1861 में एक अधिनियम फिर से बनता है। कुछ कमियां रह गई थी 1858 के अधिनियम में, उसी को पूरा करने के लिए बनाया गया संविधान। मतलब ये जो है नियम कायदा आया। कार्यपालिकाओं में भारतीयों की समिति मतलब की सीमित भागीदारी थी, उसको एक प्रकार से बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना होती है। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया जाता है और इस तरीके से ये चीजें होती हैं। प्रभाव इसका ये पड़ा 1861 के अधिनियम का कि भारतीय नेताओं को प्रारंभिक विधायी अनुभव, यहाँ से वो एक प्रकार से कानूनी अनुभव उनको मिलने लगा और यहाँ से उनको कुछ चीजें मिलने लगी भारतीय नेताओं को भी। फिर आता 1892 ईस्वी का समय। 1892 ईस्वी के समय में एक्चुअली में क्या हुआ था कि इससे पहले 1892 से 7 साल पहले आप जाएंगे, 1885 का समय आता है। उस 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब एक संस्था के रूप में, एक पार्टी के रूप में वो काम कर रही थी, वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो 1892 का अधिनियम बनता है। भारतीयों को परिषदों में प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार यहाँ पर मिल जाता है, चूंकि अब एक संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो चुका था। अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारतीयों को भी कुछ न कुछ इसमें हस्तक्षेप करने की चीजें देनी चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव की आंशिक व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। भारतीय राजनीति में प्रतिनिधित्व की भावना को प्रोत्साहन दिया गया था। यानी भारतीय राजनीति में जो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व होंगे, यानी कि कुछ जनता का प्रतिनिधि जो होगा वो शासन के लिए जिम्मेदार हो सकता है, शासन में भाग ले सकता है। तो ये सब अधिनियम उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। इंपॉर्टेंट अधिनियम आते हैं 1909 का। फिर 1909 ईस्वी में अधिनियम बना। 1909 का अधिनियम जो आया, भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, क्योंकि मार्ले और मिंटो ये दो एक प्रकार से जो थे, एक भारत मंत्री थे और एक वायसराय थे, और इन दोनों ने एक प्रकार से बड़ा काम किया इसमें। विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को इसमें बढ़ाया गया। भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया इसमें, क्योंकि इससे पहले इतने भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसमें शामिल किया गया भारतीयों को। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन यानी अलग से निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत करी गई। मुसलमान के लिए अलग चुनाव व्यवस्था बना दी गई। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर सांप्रदायिक विभाजन शुरू हो चुका था। इसका महत्व यह है कि सांप्रदायिक विभाजन की शुरुआत 1909 के ईस्वी का जो अधिनियम आया, मार्ले मिंटो सुधार, उसके द्वारा किया गया। इसमें बहुत सारी कमियां रही। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। 1919 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड जो है, फोर्ड यहाँ के वायसराय और ये रहे, क्या नाम है, भारत मंत्री। द्वैध शासन यहाँ पर जो है, द्वारकी सिस्टम की व्यवस्था की गई, यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था की गई, यानी प्रांतों में प्रशासन को दो भागों में बांट दिया गया। केंद्रीय विधानसभा और राज्य विधान परिषद, इन दोनों में बांट दिया गया। केंद्रीय विधानसभा होती थी जैसे आजकल लोकसभा है, और दूसरा राज्य परिषद है जैसे कि आजकल जैसे जो है आपका विधान परिषद है, विधानसभा है, जबकि जैसे राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा में बांट दिया गया। प्रांतों में विधायिका का विस्तार कर दिया गया। विधायिका माने जो कानून को बनाती, विधि को बनाने वाले को विधायिका कहते हैं, यानी कानून को बनाने को विधायिका। महत्व इसका यह रहा कि प्रांतीय स्तर पर स्वशासन की यहाँ पर नींव जो है शुरू हो जाती है, और इस तरीके की चीजें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है जहां से भारतीय संविधान में बहुत कुछ ग्रहण किया गया है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जहां से भारतीय संविधान में 100 से ज्यादा अनुच्छेदों को हूबहू उतार लिया गया। और अब तक जितना भी जो है नियम कायदा बना था, उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है या सबसे ज्यादा बड़ा जो नियम था उस समय का, 1935 का भारत शासन अधिनियम ही था। इससे बड़ा अभी तक कोई जो है नियम नहीं बना हुआ था। ये एक प्रकार से नियमों की व्यवस्था आती है। यह अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें बड़ा प्रावधान किया गया। ये अभी तक का सबसे बड़ा एक प्रकार से जो है नियम था, सबसे बड़ा वो था। 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के बाद भी भारतीय जनता की मांगे पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। साइमन कमीशन 1927 में आया था। 1927 में जब साइमन कमीशन आया, उसके लिए गो बैक के नारे लगे। मैंने आपको बताया था ये साइमन कमीशन के बारे में पूरा। तो 1927 में जब साइमन कमीशन आया, इसमें चूंकि भारतीय कोई था ही नहीं, इसके लिए इसको वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। 1930-32 की गोलमेज सम्मेलन हुआ था गांधी जी, जिसमें एक में गए थे, भीमराव अम्बेडकर जी सभी गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इन सभी सम्मेलन की वजह से नए संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया गया।
और इस तरीके से एक नया संविधान का निर्माण हुआ। इसके आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1935 में यह सबसे विस्तृत अधिनियम तैयार किया, पारित किया, जहां से भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें ग्रहण की गई। इसकी मुख्य विशेषताएं ये थी कि संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी गई। भारत में संघ की परिकल्पना की गई। प्रांत थे यानी कि जो स्टेट थे, जो रजवाड़े थे छोटे मोटे, उन सभी को, और जो ये सब जो है संघ के क्षेत्र में आएंगे। हालांकि रियासतों के सहयोग न देने से यह ढांचा कभी लागू नहीं हो पाया, इसलिए रियासतों ने इसको एक प्रकार से उतना ज्यादा वो नहीं दिया था। प्रांतीय स्वायत्तता क्या है यहाँ पर ये समझे। देखिए, द्वैध शासन इसमें व्यवस्था की गई। उसकी व्यवस्था को मतलब जो 1919 में जो द्वैध शासन की व्यवस्था करी गई थी, उस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। प्रांत अपने आप में एकदम से खुल करके रह सकते थे। गवर्नर को विशेष अधिकार यहाँ पर दिया गया। इमरजेंसी पावर्स भी दिया गया, जिससे उनकी शक्तियां अभी भी सर्वोपरि रहें, ऐसा किया गया गवर्नर को। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई, सेंट्रल लेजिस्लेचर की, खास करके द्विसदनीय संसद। द्विसदन मतलब कि एक लोकसभा, एक राज्यसभा, जैसे अपने यहाँ पर आज है, ऐसे ही 2 सदन की जो है संसद बनेगी। फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सदस्यों का चयन जो होगा आंशिक रूप से चुनाव के द्वारा किया जाएगा। ये सब चीजें इसमें बताई गई। ठीक है। इसके अलावा अगला है न्यायिक व्यवस्था, जुडिशरी। फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में, आरंभ हुआ। प्रीवी काउंसिल में अपील का प्रावधान किया गया। ये सब चीजें यहाँ पर होती रही। ठीक है। और मताधिकार की बात भी इसमें करी गई 1935 के अधिनियम में। मताधिकार की अगर बात की जाए तो मताधिकार बहुत सीमित रहा। लगभग 14% वयस्कों को ही मतदान का अधिकार दिया गया। 14% जो वयस्क हैं वही वोट डाल सकते थे, बाकी लोग वोट नहीं डाल सकते थे। वर्ग, कर और संपत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया था कि इसके पास ज्यादा संपत्ति है, किस वर्ग से आते हैं आप टैक्स ज्यादा देते तो आपको वोट डालने का अधिकार है, आपके पास संपत्ति ज्यादा तो आप वोट दे सकते हैं, आप ऊंचे वर्ग से तो आप वोट दे सकते हैं। इस तरीके से तमाम प्रावधान किए गए थे। इसमें और भी तमाम प्रावधान किया गया। उसमें खास करके अन्य प्रावधानों में भारत बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1935 के आसपास ही। श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर तमाम सारी नीतियां बनाई गई, उन पर अधिकार दिया गया। इसका महत्व और प्रशासन ये है बाबू, महत्व और प्रशासन ये है कि यह अब तक का सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम था। 321 धाराएं इसमें थी, 10 अनुसूचियां इसमें शामिल की गई थी, यानी कि शेड्यूल 10 था, और जो धाराएं थी 321 थी। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे, खास सरकार न्यायपालिका जो न्याय करती है, जैसे न्यायालय वगैरह न्यायपालिका में आते हैं जज वगैरह। चुनाव आयोग जो चुनाव को करवाता है, चुनाव संबंधित जो पार्टियां होती हैं उनके चुनाव चिन्ह की आवंटन करता है, चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करता है। ये सभी कई प्रावधान जो है इसी में किए गए थे। ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी, न्यायपालिका की स्थापना, संघीय ढांचा का स्थापना, ये सब 1935 के अधिनियम में ही चीजें बताई गई। यद्यपि रियासतों के असहयोग और गवर्नर की असीम शक्तियों के कारण से भारतीय नेताओं ने इसे अधूरा संविधान कहा, क्योंकि ये भी पूर्ण नहीं माना गया। 1937 में इस अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव हुए और कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकारें बनाना शुरू कर दी। और कांग्रेस यानी जो स्थापना हो चुकी थी, कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में एक संगठन होता है। उसमें अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी, व्योमेश बनर्जी। उसकी सलाह दी थी जो है किसने, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है। ये सब चीजें हुई थी। यह अधिनियम भारतीय संविधान की रीढ़ यानी कि बैकबोन साबित हुआ, और इस तरह की चीजें शुरू हो गई, क्योंकि यहीं से भारतीय संविधान में 100 से अधिक अनुच्छेदों को या तो हूबहू ग्रहण कर लिया गया है, या तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो बड़ा जबरदस्त है भारतीय संविधान की दृष्टि से ये भी चीजें। और इसके बाद में 1942 में एक घटना और होती है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन की अगर बात की जाए, इसको समझने का प्रयास करें, चूंकि प्रश्न परीक्षा में आता है क्रिप्स मिशन को लेकर के। क्रिप्स मिशन क्या है बाबू? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला। उस दौरान ब्रिटेन जो था उसकी स्थिति बड़ी कमजोर हो रही थी। अमेरिका और मित्र राष्ट्रों का दबाव था कि भारत को युद्ध में सहयोग के लिए राजनीतिक आश्वासन दिया जाए। अमेरिका और बड़े जो मित्र राष्ट्र थे जो कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, वो कहते थे कि भारत के सैनिकों का साथ चाहिए हमको, इसलिए भारत पर आप भारत को आश्वासन दें कि हम उनको आजाद करेंगे। ऐसा भी इंग्लैंड पर दबाव बन रहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था इसी सिलसिले में कि भारत के लोग हमारा मदद करें। प्रमुख प्रस्ताव इस समिति का मतलब कि क्रिप्स मिशन का ये था
युद्ध समाप्ति के बाद, यानी कि जब 1900 मतलब कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जिसमें बाहरी मुद्दों पर, खास करके जो इंटरनेशनल मुद्दे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, उन पर कानून ब्रिटेन की सरकार ही बनाएगी, लेकिन आंतरिक मामलों में ब्रिटेन की सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी, उसमें भारत के लोग ही अपनी सरकार बनाएंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यही होता है कि भाई बाहरी मुद्दे पर जैसे सेना का अधिकार हुआ या फिर और चीजों का अधिकार हुआ, वो ब्रिटेन के पास रहेगा, लेकिन जो भारतीय सरकार वगैरह है वो आंतरिक मामलों में खुद ही अपना चुनाव लड़े, अपना ही जीते, भारत के लोग ही, ठीक है, हम छोड़ देंगे। लेकिन ये आधी स्वतंत्रता कही जा सकती है, ये पूरी स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती है। तो इससे भी लोग खफा थे, क्योंकि 1930 ईस्वी में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य सहयोगी नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अब डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको अधूरी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। मोतीलाल नेहरू जी ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, उसको नकार दिया गया था। नेहरू जी गुस्सा हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चूंकि उनके पिताजी थे वो, उनकी रिपोर्ट को फाड़ दिया गया, उनकी रिपोर्ट को नहीं माना गया। फिर उसके बाद जब नहीं माना गया तो विरोध हुआ, विरोध करना शुरू कर दिया। 1930 में आप देखते हैं रावी नदी के तट पर क्या हुआ, झंडा फहराया गया और उसके बाद में वहीं पर प्रथम स्वतंत्रता, मतलब कि प्रथम जो है वो बना लिया गया, 26 जनवरी को ही मना लिया गया था। पहला स्वतंत्रता जो है दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को याद करने के लिए 26 जनवरी की डेट को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया। दूसरी बात, संविधान सभा का गठन हुआ। सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों के द्वारा चुने जाते, ऐसा इसमें बताया गया। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसमें जो है ये मतलब कि क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो यही बता रहा था कि संविधान सभा गठन हम करेंगे और उसमें जो सदस्य आएंगे वो आपके प्रांत से और आपके रियासतों से आएंगे। किसी प्रांत को स्वतंत्र होकर के संघ से बाहर रहने का अधिकार भी दिया जाएगा, यानी जैसे मान लेते कोई भी ऐसा निजाम, जूनागढ़ हो गया, हरि सिंह का जो है जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर आपका हैदराबाद के जो है रियासत के जो हो गए, वो क्या नाम है, हैदराबाद के, तो ये सब नहीं मिले थे। तो इसीलिए मतलब कि ऐसे जो राज्य जो भारत और पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, जो मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। इसके लिए पूरा प्रावधान ये लोग बताए कि हम करेंगे। अंतरिम सरकार में भागीदारी, भारतीयों की भागीदारी रहेगी, जो अंतरिम सरकार रहेगी, ऐसी सरकार जो कि इन सभी चीजों को बनाएंगे, उसमें भारतीय लोग भी शामिल रहेंगे। क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण था। क्योंकि कांग्रेस ने प्रांतों को अलग होने का अधिकार देने का विरोध किया कि प्रांतों को अलग नहीं किया जाएगा, जो भी प्रांत हैं वो भारत में ही मिले रहेंगे। क्योंकि भारत, चूंकि 565 से ज्यादा रियासतें थे उस समय थी, उनको एक करना बड़ा मुश्किल का काम था। भारतीय लोग चाह रहे थे कि सभी लोग एक होकर के एक देश बन जाए, लेकिन चूंकि अब सभी लोग, ये अंग्रेज लोग कहते थे कि भाई अलग अलग छोटे छोटे राज्य और बन जाए। तो ऐसे में चूंकि अंग्रेजों को कुछ चीजें मिल रही थी, कुछ लोग और थे अंग्रेजों से मिले हुए थे, तमाम सारी चीजें थी, तो उसमें अंग्रेज लोग यही लेकर के आए थे कि भाई जो राज्य अलग होना चाहिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम, कुछ सब कुछ होने के बाद में भी वो नहीं मिले, कहे कि हम अलग रहेंगे। और जब विपत्ति पड़ी तो सब लोग भाग करके आए भारत की शरण में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से शामिल न करने पर विरोध किया था। इसका विरोध इसीलिए मुस्लिम लीग ने किया क्योंकि जो है पाकिस्तान देश की मांग को इसमें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। हाँ, दिलासा दिया गया था मुस्लिम मतलब कि जिन्ना वगैरह को कि हाँ तुमको पाकिस्तान मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से इस लिखित दस्तावेज में नहीं आया था। इसलिए मुस्लिम लीग भी इसका विरोध कर रही थी, कांग्रेस के नेता तो कर ही रहे थे। साथ ही साथ में ब्रिटिश सरकार तत्काल सत्ता हस्तांतरण को तैयार नहीं थी कि तुरंत जो है सत्ता को मैं दे दूं, भारतीयों को सौंप दूं, ऐसा ब्रिटिश की सरकार भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से ये असफल हो गया। इसका महत्व यह है क्रिप्स मिशन का कि भारतीय नेताओं में असंतोष बढ़ा और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में जो है ये भी शुरू हो चुका था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन एक जो है तीव्र गति से चला। अगस्त क्रांति को इसी आंदोलन के नाम से जानते, मैंने इसके बारे में बताया आपको। इसने ब्रिटेन को यह स्पष्ट संकेत दिया कि भारतीय स्वतंत्रता अपरिहार्य है, अगर भारत से आप नहीं जाएंगे तो आंदोलन चलता रहेगा और आंदोलन की चिंगारी कहीं हिंसक भी हो सकती है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैवच। गांधी जी अगली लाइन भी बोल देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं, और इस तरीके से जनता एकदम से टूट पड़ती है। अब जनता के अंदर एकदम खून खोल रहा था, जनता कुछ भी करने को तैयार थी, क्योंकि अहिंसा के जो पुरोधा थे उन्होंने कह दिया था कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैवच। अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े, अपने कर्तव्य में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए हिंसा भी जरूरी हो जाती है। गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे, लेकिन 1942 में उनको उनके सब्र का बांध टूटा। उन्होंने कहा करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी और जो है जल्दी आगे बढ़ने लगी। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान फिर आया। इसके बाद में जब ये फेल हो गया, फिर 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान बना करके भारत में भेजा गया। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो क्रिप्स मिशन जो था असफल हो गया
तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी 1945 में ही। जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम गिरा दिए गए थे और ऐसे में पूरी दुनिया जो है उसी के खतरे से जूझ रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारत का अस्थायी समाधान चाहती थी कि भारत को अस्थायी समाधान कर दिया जाए, भारत का जो मुद्दा है सॉल्व किया जाए। इंग्लैंड से 3 मंत्री बेसिकली बना करके भेजे गए थे इस मिशन में। एक का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक का नाम था एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग जो है भारत में आए थे। इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। इस इस मिशन का उद्देश्य यह था कि भारत को संघीय ढांचे में रखना, यानी भारत को एक संघ के रूप में बना देना, संविधान सभा गठन करवा देना और भविष्य का संविधान बनाने में मदद कर देना। ठीक है, ये सब प्रावधान किए गए। प्रावधान इसमें और भी चीजें की गई। संघ की परिकल्पना, केंद्र में केवल रक्षा, विदेश और संचार विषय रखा जाएगा, यानी केंद्र का अधिकार किस पर होगा? रक्षा मंत्रालय केंद्र देखेगा, विदेश मंत्रालय केंद्र देखेगा और संचार मंत्रालय भी केंद्र सरकार के पास रहेगी। और अन्य शक्तियां जो भी बचेंगी, शिक्षा वगैरह, जो भी रोड वगैरह का मामला है, सब कुछ प्रांतों को यानी राज्यों को दिया जाएगा, स्टेट्स को दिया जाएगा। संविधान सभा गठन किया गया। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, यानी जो प्रांतीय विधानसभा वहां के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, ये संविधान सभा में शामिल होंगे। तो मिलाकर के 389 सदस्य इसमें शामिल होने के लिए बताए गए, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, जहां जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था, उन प्रांतों से 292 लोग जो है यहाँ से थे। 93 सदस्य जो थे वो रियासतों से थे, जो राजा महाराजा जो थे उनसे थे, और 4 लोग जो थे चीफ कमिश्नरी से थे। ठीक है, इस तरीके से ये सारे लोग शामिल थे। 389 सदस्य इसमें संविधान सभा में शामिल करने की बात करी गई। समूह व्यवस्था, ग्रुपिंग की भी बात करी गई। प्रांतों को 3 समूहों में, खास करके ए, बी और सी में बांट दिया गया प्रांतों को। मुस्लिम लीग को सी और बी समूह मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो है मुस्लिम लीग को दे दिया गया सिस्टम को। इसके अलावा अंतरिम सरकार की गठन किया गया। सभी दलों की संयुक्त सरकार जो है अंतरिम दल में शामिल करी गई, ताकि अंतरिम दल में ही संविधान सभा का गठन किया जाए। प्रतिक्रिया इसकी या कठिनाइयों को जब सामना करना पड़ा, ये था कि कांग्रेस ने समूह व्यवस्था का विरोध किया। वह प्रांतों को स्वतंत्र रखना चाहती थी। समूह व्यवस्था का क्या किया? समूह व्यवस्था का विरोध किया और प्रांतों को स्वतंत्र रखना चाहती थी। मुस्लिम लीग ने पहले स्वीकार किया, फिर डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया और इस तरीके से जो है पाकिस्तान की मांग यहाँ से और बढ़ने लगी और ये सफल उतना ज्यादा ना हो सका। इसी योजना संविधान सभा का वास्तविक गठन हुआ। भारत की स्वतंत्रता का अंतिम मार्ग प्रशस्त हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बाद में होती है, लेकिन आप देखते धीरे धीरे करके चीजें इसमें जो है उतना परफेक्ट ना हो पाई और कहीं ना कहीं फिर से जो है मुस्लिम लीग की भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना पड़ा। फिर उसके बाद संविधान सभा गठन दोबारा भी हुआ और इस तरह की तमाम सारी चीजें होती गई। ठीक है, अगला पॉइंट आप समझें, संवैधानिक विकास के मुख्य प्रावधान। संवैधानिक विकास में तमाम सारे प्रावधान जो रहे, इफेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास में क्या क्या चीजें शामिल रही प्रभावित करने वाली? पहली चीज तो ये लोकतांत्रिक चेतना का उदय। देखिए, भारतीय जनता में प्रतिनिधित्व और अधिकारों की मांग मजबूत हो चुकी थी। प्रांतीय चुनावों, खास करके 1937 ने जनतांत्रिक अनुभव प्रदान किया था और चुनाव हो जाने से जनता भी चुनाव में इंटरेस्ट लेने लगी थी। जनता को भी लगने लगा था कि भाई सरकार हमको अपनी बनानी चाहिए। के साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण हो रहा था, जैसे कि विधान परिषद बन चुकी थी, संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन हो चुका था, प्रांतीय स्वायत्तता और जैसी तमाम प्रकार की संस्थाएं गठित हो चुकी थी। तीसरी बात ये कि राजनीतिक दलों का परिपक्व होना, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य तमाम प्रकार के जो दल थे, वो सभी लोग राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। प्रशासन का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर चुके थे, चूंकि अनुभव हो चुका था इन लोगों को भी प्रशासन के कार्यों में, इसलिए ये लोग भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला इससे। प्रत्येक अधिनियम ने स्वतंत्रता के लिए मार्ग, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और प्रखर स्वतंत्र को, मतलब कि जो है स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसको और अच्छा बनाया, प्रखर बनाया। संविधान का आधार जो था इसमें, जैसे भारत के वर्तमान संविधान में संघीय ढांचा, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, इन सभी तमाम चीजों को शामिल किया गया। अनेक प्रावधान 1935 अधिनियम से ही प्रेरित है। 1935 के अधिनियम से ही चार सारी चीजें समाज शामिल कर ली गई भारतीय संविधान में। इसके अलावा सांप्रदायिकता और राजनीति का विकास भी आप देखते हैं प्रभावित करता है भारतीय संविधान को। 1909 और आगे की व्यवस्थाओं, खास करके पृथक निर्वाचन मंडल से हिंदू मुस्लिम विभाजन गहरा हुआ।
जिससे विभाजन की राह खोल देती है और भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हो जाता है। ठीक है, तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निष्कर्ष को समझने से पहले चीज़ जानने अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना है 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। सभी यूनिट्स का सभी चैप्टर का पीडीएफ आपके लिए तैयार हो रहा है। सब पीडीएफ मिलेगा, मॉडल पेपर का पीडीएफ, रिवीजन क्लास का पीडीएफ, सब कुछ आपको मिलेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट से नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। लाइव वीडियोस आप यूट्यूब पर भी हमारी देख सकते हैं, लेकिन जो है पीडीएफ नोट जो होता है या फिर जो अनलिस्टेड वीडियोस वगैरह होती हैं, वो सब आपको हमारे पास दिख जाती है जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी की वीडियोस आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, तो वो सब वीडियोस आप जब कोर्स में जाओगे तो मिल जाएगी। स्कैनर पर एसएमएस कर दीजिएगा, सॉरी इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नोट, और आपके पास जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा करवा सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ में आपका चाहे एमसीक्यूज परीक्षा हो, चाहे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी परीक्षा, सब कुछ मिलेगा। केवल एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि आपके सभी सब्जेक्ट का, यानी कि 3-4 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट का जो फीस है केवल 100 रुपए में सभी सब्जेक्ट का नोट्स, वीडियो, पीडीएफ लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी सस्ती फीस आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ सब कुछ आपको मिलने वाला है। सभी यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लिखित सब कुछ आपको मिलेंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी साल भर में आपको मिलते रहते हैं। पिछले साल कौन से पेपर पाए प्रश्न परीक्षा में आए थे वो सब भी आपको बताया जाता है। पिछले 3 सालों के क्वेश्चंस को मॉडल पेपर में समाहित किया जाता है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। शुक्ला आईटी पॉइंट आपका वो पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा है बीए के क्षेत्र में, तो आपके पास जो है आप जुड़ करके अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं हमसे और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस कीजिए तुरंत इस नंबर पर, जुड़ जाए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसने भारतीय संविधान की जो आकृति है और स्वरूप है उसको सबसे अधिक प्रभावित किया। 1935 का अधिनियम, 1942 का क्रिप्स मिशन और 1946 का कैबिनेट मिशन भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने वाले अंतिम राजनीतिक प्रयास थे। इन सभी की अगर बात करें तो इन सभी संवैधानिक विकासों ने भारतीयों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वशासन ही अंतिम लक्ष्य रखा जाए, स्वशासन ही अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार 1858 से 1947 तक का यह लंबा सफर भारतीय संविधान की मजबूत नींव बना और स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की दिशा में निर्णायक प्रेरणा देता रहा। इस तरीके से मैंने आपको सब कुछ चीजें बताई दी हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न नीचे लगे हुए, बाद में मैं चर्चा कर लूंगा उन सभी पर। पॉलिटिकल वो सब चीजें आपको जो है जब आप पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला जो चैप्टर है इसका यूनिट नंबर 2 का, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।